ये कल अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था TCC MSM, इसी प्रोजेक्ट को मैं वापस ओपन कर रहा हूँ। तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, कल क्या क्या पढ़े हैं उन सारी चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं। कल अपन ने अपने प्रोजेक्ट में एक फॉर्म लेके आया। फॉर्म में एक ऐसी एग्जांपल के लिए बटन ले आए थे, और फॉर्म के कुछ खास इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड इवेंट है। इस इवेंट में अपन एक्टिवेटेड मैसेज प्रिंट किए। क्लिक करने पे इसका कलर ब्लू हो जाता है। डीएक्टिवेट होने से जो विंडो है, आपकी फॉर्म विंडो है, उसमें जो उसका लेबल है वो डीएक्टिवेटेड लिखा जाता है। फिर डबल क्लिक करने से येलो हो जाता है। लोड होने के टाइम पे इसका लोडेड नाम का मैसेज बॉक्स में मैसेज आता है। और वैसे ही अपन माउस को डाउन कर रहे थे और अप कर रहे थे तो ये सारे कलर वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साथ ही साथ एक लेबल लेके आए थे जिसमें सूर्या और तरुण का नाम प्रिंट किए थे। ये सारी चीज़ें अपन ने कल सीखी थी। तो इसमें कोई किसी को डाउट है अभी भी? किसी को भी? चिरंजीव? नो सर। और कितने लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा? कोई एक, दो, तीन, कितने लोगों ने किया? मैंने किया। हाँ, कोई नहीं किया बोले क्या? क्यों, तुम्हें तो किया प्रैक्टिकल? यस सर। ठीक है। आगे की कहानी ये है हेलो जो, सर। हाँ जी बोलो सूर्या। सर अभी घर में मेहमान आ रहे हैं अर्जेंट सर। हाँ फिर? सर घर वाले अब रेडी हो बोल रहे हैं, अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन बोल रहे हैं। तेरे देखने आ रहे हैं क्या? हाँ नहीं मतलब मिलने मिलने आ रहे हैं। क्लास अटेंड कर चुपचाप। नहीं सर वाकई में। तो ठीक है ना, घर वालों को बता दे, आसपी सर बोल रहे हैं, सर क्लास अटेंड करने बोल रहे हैं, तू बाहर निकल जा घर से। क्लास अटेंड करना ही है, छोड़ना नहीं है उसको। सर मतलब थोड़ा सा पर्सनल वो था ना सर। चलो ठीक है, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम इसको यूट्यूब में डाल दूंगा। हाँ सर मैं वही बोलने वाला था, आज का तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो रिकॉर्ड हो रहा है मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि तू क्लास छोड़ के भाग जाएगा। लाइव नहीं क्वेश्चन सर, कौन करेगा फिर? सर रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए नहीं जा रहा हूँ सर, वैसे ही अब घर वाले बोले अब। अच्छा चलो ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए जाओ, टाटा बाय बाय, बाकी लोग अटेंड करो। तो आज का जो टॉपिक्स है उसको मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा कि हम लोग आज इनपुट लेना और आउटपुट देना सीखेंगे। ये हमारा मेन दो टारगेट रहेगा आज के इस लेक्चर से। आप लोग सीखोगे VB.NET में जो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन अपन बनाते हैं, इसमें इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो पहले आपको ये बता दूं मैं कि इसके पहले वाले यूनिट में हम लोगों ने कंसोल प्रोग्रामिंग सीखा। कंसोल प्रोग्रामिंग सीखने के दौरान दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप लोग इनपुट आउटपुट करते हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट से आउटपुट का काम किया जाता है, और कंसोल डॉट रीड लाइन से इनपुट देने का काम किया जाता है। ये अपन ने सेकंड यूनिट में सीखा था। ठीक है मनीष? मनीष, मनीष भैया। ओके, मोइन आवाज आ रही ना? चिरंजीवी? यस सर। तो ये जो आपका थर्ड यूनिट में दो टॉपिक हैं, MSG बॉक्स फंक्शन, मैसेज बॉक्स, और दूसरा इनपुट बॉक्स फंक्शन। ये दो जो फंक्शन है आपके, इनके द्वारा हम लोग सीखेंगे इनपुट और आउटपुट फॉर्म में कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा इनपुट बॉक्स और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा मैसेज बॉक्स। और इसके साथ ही अपने को कुछ कंट्रोल्स पढ़ने हैं, उसमें है लेबल कंट्रोल, इसको सीखेंगे आज, टेक्स्ट बॉक्स सीखेंगे और कमांड बटन सीखेंगे। एक बार सब कंफर्म कर दीजिए, मैं बार बार फिर नहीं पूछूंगा। सभी को आवाज़ आ रही ना क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो
ये काम करने के लिए अब ये हमारा कल जो अपन बना चुके उसको छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अपन एक नया कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करते थे प्रोजेक्ट में, उसी तरीके से अगर आपको कोई फॉर्म ऐड करना है तो यहाँ पे आपको फिर से राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट में ऐड में क्लिक करना है, न्यू आइटम में क्लिक करना है। और न्यू आइटम में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शंस तो आपके पास फिर से ढेरों सारे आएंगे, है ना। इसमें आप सेलेक्ट करिए सबसे पहले विंडोज़ फॉर्म। विंडोज़ फॉर्म के बाद में फिर से आपके पास अगेन विंडोज़ फॉर्म आएगा। इसका अगर आप कुछ नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो। जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट इसका नाम लेने वाले हैं, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ FRMIO। तो इसके द्वारा अपन इनपुट आउटपुट लेने का काम सीखेंगे, तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ FRMIO। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। VB.NET में जितनी भी फाइल आप बनाते हो उन सब में इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .VB ही होता है, चाहे वो फॉर्म एप्लीकेशन हो या फिर कंसोल एप्लीकेशन हो। तो समझ में आई बात वाली? यस सर। यस। अब देखिए ऐसा है कि हम लोगों को जो आती है चीज़ें, जैसे अपने को पता है ये लेबल है ना। इस लेबल में मैं किसी भी चीज़ को सिर्फ डिस्प्ले करा सकता हूँ, चेंज नहीं करा सकता, है ना। तो इस फॉर्म में मैं सिर्फ अभी एक लेबल लेके आया हूँ। इस फॉर्म का नाम है FRM इनपुट आउटपुट। इसी को अगर मुझे रन करना होगा तो मेरे को फिर से वापस प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। जैसे कंसोल एप्लीकेशन में अपन किसी कंसोल एप्लीकेशन का नाम चुनते थे जिसमें मेन फंक्शन हुआ करता था, उसी प्रकार आप यहाँ पे FRM इनपुट आउटपुट को चुनोगे ताकि आपका ये जो FRMIO है ये रन हो सके। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, तभी जाके आपका ये लेबल वाला जो फॉर्म अपन यहाँ पे लाए हैं वो आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे अपन ने लेबल 1 ले आया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इनपुट लेना चाहता हूँ। और इनपुट लेने के बाद जो भी इनपुट मैं लूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस लेबल के आगे में एक और लेबल अपन लगा दें जिसका नाम रख देते हैं लेबल 2। ठीक है, इसका नाम है लेबल 2, इसका नाम है लेबल 1। तो लेबल 1 में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ योर नेम। ठीक है, और ये जो लेबल 2 है इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ LBL नेम। ठीक है, LBL नेम। अब LBL नेम में आप में से किसी का भी नाम यहाँ पे अपन इनपुट लेंगे और वो लेबल 2 में डिस्प्ले होगा। ये हमारा टास्क अपने को सबसे पहले करना है। क्या करने वाले अपन ये करने वाले हैं कि इनपुट नेम फ्रॉम इनपुट बॉक्स एंड डिस्प्ले ऑन लेबल कंट्रोल। ठीक है, ये अपन आज करने वाले हैं। तो ये करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अब तीसरी चीज़ एक लेके आइए, कमांड बटन। ठीक है, इस कमांड बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट को चेंज करके दे रहा हूँ इनपुट। इनपुट देने के बाद में अब अपन यहाँ पे इसका नाम कुछ नहीं है कमांड बटन का। कमांड बटन का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बटन 1। तो मैं इसका एक ही इवेंट होता है खास, उसको अपन बोलते हैं क्लिक इवेंट। मतलब जब मैं बटन में क्लिक करूँगा तो कुछ होना चाहिए। तो देखिए जब मैं इस इनपुट बॉक्स में इनपुट बटन में क्लिक करूँगा तो एक मेरे पास में ना इनपुट बॉक्स आ जाएगा, उसमें मैं नाम लिखूंगा जो लेबल में डिस्प्ले होगा। तो ये काम करने के लिए अपने को सिर्फ इतना करना है कि आपको इनपुट बॉक्स में जाना है। जाने के बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए डिम, आप सबके सब स्टूडेंट हो तो एस नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप होता है। तो स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, किसी भी नाम को डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे एस नेम एज स्ट्रिंग अपन ने ले लिया। फिर अपन यहाँ लिखेंगे एस नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स जो है पूरा आपको एक साथ लिख देना है। और यहाँ पे जो भी मैसेज आप इनपुट बॉक्स में देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंटर योर नेम, डबल कोटेशन मार्क बंद, और काम खत्म। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको चलाऊंगा और जब बटन में क्लिक करूंगा तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम है एस नेम। एस नेम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है अपन ने, इनपुट बॉक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंटर योर नेम। ठीक है, तो ये जो नाम अपन डालेंगे यहाँ पे बॉक्स में वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एस नेम में। यहाँ तक क्लियर हुआ चिरंजीवी? यस सर। सिंपल है। इसके बाद में हमारे पास में एक लेबल है जिसका नाम है LBL नेम। तो उस LBL नेम में अपने को जो भी नाम अपन इनपुट कर रहे हैं वो देना है। तो यहाँ पे लिखोगे LBL name डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एस नेम। तो एस नेम में जो भी लिखा हुआ है, जो भी अपन इनपुट डालेंगे वो कहाँ चले जाएगा, लेबल में चले जाएगा। सिंपल है। अब आप इसको रन करिए। रन करने के बाद में ये अपना इनपुट बटन है, इस पर क्लिक करिए।
क्लिक करते साथ यहाँ पे एक तो बढ़िया सा इनपुट बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे आपने लिखते हैं मनीष साहू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप नाम दोगे और ओके प्रेस करोगे तो ये वैल्यू एस नेम में जाएगी और एस नेम से ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगी, आपके लेबल में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दूसरा नाम अगर आप देना चाहते हो तो फिर से इनपुट में क्लिक करिए और यहाँ आप लिखिए तरुण ध्रुव, DHRUW, ठीक है। ओके प्रेस करिए, तरुण आ गया। और एक आध एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे चंद्रकांत लिख दीजिए, ओके दबा दीजिए तो यहाँ पे चंद्रकांत लिखा हुआ आ जाएगा। अब बाकी आप लोगों को कल की क्लास में मैंने सिखाया है कि जैसे ये लेबल है काफ़ी छोटा छोटा अगर आपको डिस्प्ले हो रहा है तो इन दोनों को सेलेक्ट करके आप इनका फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 8.25 लिखा हुआ है, इसको आप 16 कर दो तो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। फिर लेबल को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो आप, इस तरीके से। ये आपको गाइडलाइन भी देता है, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, एक बार जैसा दिख रहा होगा, ये दर्शा रहा है कि दोनों अब एक सीध में है। आप इसको आगे पीछे कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली और फिर से रन कर लीजिए। रन करने के बाद में थोड़ा सा विंडो बड़ा कर लीजिए और अगेन आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, कैलाश लिखोगे तो कैलाश लिखा के आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई सबको? यस सर। यस सर। तो ये तरीका होता है इनपुट लेने का VB.NET में। कभी भी आपको इनपुट लेना होगा तो आप ऐसे ही लोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ाने की वजह क्या है, आपको इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स पहले पढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इसके आधार पे ही आपके जितने भी सिलेबस के आगे के टॉपिक्स हैं वो होने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंपल फॉर्म्स, MDI फॉर्म्स, कंट्रोल क्लास, ये क्लास वो क्लास, टेक्स्ट बॉक्स से लेके जितने कंट्रोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब को पढ़ते पढ़ते हमको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत तो पढ़नी ही है, मैसेज बॉक्स की ज़रूरत पड़नी ही है। इसलिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा इनपुट बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स फंक्शंस। तो इनपुट बॉक्स फंक्शन में केवल इतना ही है, मतलब इनपुट जब भी आपको लेना है इसी तरीके से लेना है। अब इससे एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। ये डेमो इस चीज़ का है कि कभी कभी ऐसा करने से हमारे पास एरर भी आ सकती है। तो इस प्रोग्राम को मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस प्रोग्राम में एरर कब आ जाएगी। देखिए, आपने अगर कोई वेरिएबल लिया डिम एज इंटीजर, इसको मैंने इंटीजर जानबूझ के लिया है, ठीक है। मेरा मतलब इसको करने की एक नियत है, करने का इंटेंशन है। एक इंटीजर वेरिएबल मैंने लिया, एस इज इक्वल टू मैंने लिखा सेम वही फिर से इनपुट बॉक्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर सम वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है और मान लीजिए 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास में जो नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स है वो तो अभी भी है। इसके बाद में इसमें एस को असाइन करता हूँ, ठीक है। एस को असाइन करने के बाद में क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ये अपने को देखना है, चेक करना है। तो मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ और फिर से इनपुट में क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं 5 लिख के ओके दबाता हूँ, ठीक है। 5 छप गया, सभी के सामने दिख रहा होगा आपको। यस सर। तो अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट हो गई। अब अपन एक वेरिएबल लिए, अब अपन दूसरा वेरिएबल लेते हैं। एस के बाद में ले लेते हैं टी नाम का, ठीक है। एक एस नाम का इंटीजर वेरिएबल है, एक टी नाम का इंटीजर वेरिएबल है। यहाँ पे टी के साथ भी अपन वही करते हैं जो अपन ने एस के साथ किया है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखा है इंटर सम वैल्यू, इसकी जगह लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर सेकंड वैल्यू। अब मेरे पास क्या क्या है, 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई एस में, एक आ गई टी में। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं लिखता हूँ डिम सम एज इंटीजर अगेन और इसके बाद सम इज इक्वल टू एस प्लस टी, ठीक है। तो जो एस के पास पहली वैल्यू है और टी के पास दूसरी वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ के हम कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, सम में स्टोर कर दे रहे हैं। और अंततः अपन ये कर रहे हैं कि lbl डॉट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सम, ये मैंने लिख दिया। तो कायदे से ये होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ डालूँ 5, यहाँ पे भी डालूँ 5, तो 5 5 10 होना चाहिए, सम में स्टोर होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। यही होना चाहिए कि नहीं, बताओ कैसे चंद्रकांत? यस सर। अब इसको अपन चला के देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे अपन ने लिखा सबसे पहले क्या मैसेज आया, एंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे मैं डाला 5, फिर ओके दबाने के बाद दूसरी वैल्यू डाला, कितना हो गया 5। अब देखिए जब मैं ओके दबा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एरर मैसेज अगर नहीं आ रहा है तो भी से
इनपुट बॉक्स जो होता है ना, ये अपनी वैल्यू को हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। और ये VB.NET जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके पहले के जितने VB.NET आते थे, जैसे कि 2008 हो गया, 2010 हो गया, इसके पहले के, इसमें हमारे पास जो भी इनपुट आता था ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता था। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता था इंटीजर में। और यहाँ पे आपको किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले अगर आप यही काम करते ना, 5 और 5 ये 55 हो जाता। समझ में ये बात? यस सर। ठीक है, अब इतना ही है इसमें। अब यहाँ पे एक ये भी देखिए आप कि मैं फर्स्ट वैल्यू में कुछ और डालूंगा। मतलब इस बार मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वैल्यू में डालूंगा, मान लीजिए मनीष डालता हूँ। ठीक है, मनीष मैंने इनपुट लिया। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ना ये सीधा एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे एरर मैसेज क्या आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग मनीष टू टाइप इंटीजर इज नॉट वैलिड। मतलब जो वैल्यू अपन डाल रहे हैं वो क्या है, मनीष है। तो इसको प्रॉब्लम मनीष से नहीं है, इसको प्रॉब्लम क्या है, आपने जो डेटा टाइप लिया वो किस प्रकार का है, इंटीजर है। और आप वैल्यू डालने की क्या कोशिश कर रहे हो, कैरेक्टर डालने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार का जो कन्वर्जन है ना, ये वैलिड नहीं है, ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को ये करना पड़ेगा कि आप इसको ले लीजिए क्या, वापस से स्ट्रिंग, इसको भी लेना पड़ेगा स्ट्रिंग, और जो तीसरा वेरिएबल सम आप कर रहे हैं इसको भी क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग। अब ये तीनों के तीनों स्ट्रिंग हो गए। फिर से आप इसको रन करिए। ठीक है, स्टॉप करिए पहले, अगेन इसको रन करिए और यहाँ पे आप डालिए सबसे पहली वैल्यू मनीष। ठीक है, मनीष के बाद में मैं एक स्पेस भी दे रहा हूँ साथ में। फिर आप ओके दबाइए और यहाँ लिखिए साहू। फिर आप ओके दबाइए तो देखिए मनीष और साहू जुड़ के क्या बन गए, मनीष साहू बन गए। मतलब अपन यहाँ पे 1 और 1 11 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस सर। क्योंकि आप जो भी वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू किस प्रकार की है, स्ट्रिंग है। तो अब आप खुद एग्जाम्पल देखिए, एक गाना बहुत फेमस है ना, 1 और 1 11 मेरे यारा, बस वही होने वाला है। आप यहाँ पे पहली में भी 1 डालिए, दूसरे में भी 1 डालिए, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 1 और 1 11 हो गए। ठीक है जी। कब हो गए ये, जब आपने इसको किस प्रकार का ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया। ये भी समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है कि कोई वैल्यू होती है स्ट्रिंग में। ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है एस और टी। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो एस और टी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर। तो अब अपने पास में एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल है टी, वो भी स्ट्रिंग, तीसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूँ किस प्रकार का, इंटीजर प्रकार का ले रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा कि ये एस इंटीजर है, सॉरी एस स्ट्रिंग है, टी स्ट्रिंग है, इन दोनों को जोड़ के अपन कहाँ डाल रहे हैं, इस इंटीजर में डाल रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ तब पॉसिबल है अगर मैं एस को कन्वर्ट कर लूँ किसमें, इंटीजर में। तो एक मेरे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है सी इंट। ये मैंने आपको बताया था क्या शुरुआत में? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे देखिए आप दोनों को अगर आप कन्वर्ट कर दें किसमें, इंटीजर में, तो एस भी अब कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, टी भी कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, और दोनों का इंटीजर इंटीजर जुड़ के कहाँ जाएगा, सम में जाएगा। अब अपने को एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यू दोगे ना, वो कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू किस में होनी चाहिए, न्यूमेरिक में होना चाहिए। तो अब अगर आप पहली वैल्यू देते हो 10 और दूसरी वैल्यू भी देते हो कितना, 10, तो यहाँ पे 10 और 10 मिलके 1010 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छी बात ये रही इस पूरे सेशन की, जो अपन ने शुरू से अभी तक पढ़ा है, इसमें एक भी बार एरर मैसेज जो है वो अपने आप, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट करने से नहीं आया। अच्छी बात ये रही कि हमने समझते समझते सारी चीज़ों को समझा है ना। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई उसका। सबसे पहले मैं आपको ये बताया कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इनपुट लेना। इनपुट लेने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, इनपुट बॉक्स का। पहला चीज़ अपन ने सीखा, इनपुट अपन जो भी चीज़ लेते हैं वो नॉर्मली उस टाइप में आता है, किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में आता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइप है ना, किस प्रकार से आएगा, स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग में, तो उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। इस प्रकार के कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन।
एक्सप्लिसिट क्यों? क्योंकि आप जानबूझ के उसको बाहर से जाके कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब होता है यही आपके सामने रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें कमेंट में लिख दे रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोग्राम में किसी का कोई सवाल, छोटा मोटा, बड़ा बड़ा? नो सर। कैसे मनीष? क्लियर हो गया इतना पूरा? यस सर। ओके, तो अब इस लेबल नेम जो है अपने पास में, लेबल नेम है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और पहले से जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं ना, उसी को पढ़ा रहा हूँ दोबारा। अच्छा चलो इस लेबल को रहने देते हैं, लेबल का क्या कसूर है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं लेबल के रहने से। लेबल में भी हमारे पास में आउटपुट ही आ रहा है। अब इसकी जगह अगर आप चाहते हो कि मैसेज बॉक्स फंक्शन का इस्तेमाल करो, तो आप ध्यान से देख लीजिए जो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है MSG बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कम से कम मैसेज बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स फंक्शन, ये दोनों मिला के 10 नंबर का प्रश्न आता है। तो आपको यही लिख के आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि इनपुट बॉक्स फंक्शन को समझाइए, मैसेज बॉक्स फंक्शन को समझाइए। तो आप इसी तरीके से इसको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स अपन कल ही पढ़े हैं, कल के प्रोग्राम में। मैसेज बॉक्स में अगर आप आउटपुट देना चाहते हो तो यहाँ सीधा सीधा मैसेज बॉक्स लगाइए और ब्रैकेट में जो वेरिएबल है आपका, उसका मान यहाँ पे, मतलब उसका नाम यहाँ पे लग दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैं जो भी वैल्यू दूंगा इनपुट को क्लिक करने के बाद, जैसे 6 दिया और फिर से मैंने 6 लिखा, तो पहले मेरे पास मैसेज बॉक्स भी आ जाएगा जिसमें 12 लिखा हुआ है और आपके लेवल में भी कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो ये मैसेज बॉक्स भी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, इनपुट बॉक्स तो बहुत आसान था, इतना ऐसा ही था, लेकिन मैसेज बॉक्स थोड़ा सा अब डिटेल में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मैसेज बॉक्स में सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये जो आपका सबसे पहला मैसेज बॉक्स है, ये पहला फॉर्मेट है मैसेज बॉक्स का, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये होता है मैसेज बॉक्स का कि आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के बाद लिखने के बाद आप यदि कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि इसका नाम मैसेज है, तो आप मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लगाइए यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में जो आपका वेरिएबल है, अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए नॉर्मली कॉमा की जगह यहाँ पे लगता है प्लस, और जो भी वेरिएबल का नाम है आपका वो लगा दीजिए आप। तो ये इसका सिंटैक्स होता है कि आप क्या लिखोगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सम आपका मैसेज हो गया, फिर प्लस आपने क्या दिया, सम। तो ये क्या करेगा, पहली बार सिर्फ 12 प्रिंट कर रहा था, अब क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू सम की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट वैल्यू डालते हैं कुछ भी, दूसरी वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे पहले तो हमारा पुराना मैसेज बॉक्स प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ओके दबाने के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक एरर मैसेज आ गया कि ये जो सम है ना ये डबल है और आप इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे जब स्ट्रिंग रहेगा तो प्लस लगाना है और स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो प्लस नहीं लगाना है। ये चीज़ याद रहेगी कि नहीं रहेगी? लिख देता हूँ, यस सर। वाइल यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज प्लस साइन, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करोगे तभी यहाँ पे प्लस लगाइए, अदरवाइज आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्लस भी नहीं लगाओगे तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा, समझ गए? यस सर। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। इनपुट वैल्यू वैल्यू 468 और यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, अब सम की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है ना, वैल्यू ऑफ सम जरूर लिखा है लेकिन सम की जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हो रही है। एक बार एम्परसेंड यूज करके देखते हैं, 2-3 सिंबल होते हैं जिसके इस्तेमाल से चीजें हो जाती हैं। हाँ, तो द राइट आंसर इज, जब आप स्ट्रिंग लिखोगे तो प्लस लगाओगे, और अगर आप कोई वैल्यू इंटीजर या डबल वैल्यू प्रिंट करें तो क्या लगाओगे, एम्परसेंड का इस्तेमाल करोगे। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे में कमेंट बना के, तो ये आपका नोट्स बन जाएगा।
ठीक है ना भैया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। और इंटीजर और डबल की लड़ाई खत्म करने के लिए अपन यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं वाइल यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज एम्परसेंड साइन। क्लियर? और ये इसका सिंटैक्स रहा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा मतलब ये सबसे पहला था, इसमें आपको सीधा सीधा सम लिख देना है, ना एम्परसेंड की जरूरत ना प्लस की जरूरत। लेकिन अगर आप मैसेज बॉक्स के मतलब मैसेज बॉक्स को मैसेज के साथ अगर प्रिंट करा रहे हो तो एम्परसेंड लगाओ या फिर क्या लगाओ, प्लस लगाओ। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो प्लस लगाओ, अदरवाइज एम्परसेंड लगाओ। तीसरा और आखिरी है, अगर आपको सिर्फ मैसेज देना है तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सीधा सीधा मैसेज को टाइप कर दो, जैसे कि यहाँ पे लिख दो थैंक यू वेरी मच, काम खत्म। तो आपको सिर्फ मैसेज देना है तो आप सीधा सीधा मैसेज दे दो, हो जाएगा काम। अब फिर से रन करके देखिए, सबसे पहले आपको मैसेज बॉक्स में वैल्यू दिखाई देगी, उसके बाद में फिर मैसेज के साथ वैल्यू दिखाई देगी, फिर तीसरी बार क्या होगा, थैंक यू वेरी मच नाम का मैसेज आके खत्म हो गया, कहानी क्लियर हो गया? यस सर। वैसे सच्चाई ये है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, मैसेज बॉक्स जो है अभी और भी बाकी है। इस मैसेज बॉक्स के साथ में एक और अच्छी चीज़ होती है कि आप यहाँ पे जैसे ही कॉमा लगाते हो तो कॉमा के बाद में आप ये बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देते हो वीबी इन्फॉर्मेशन, या आप सिर्फ टाइप करिए इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या दिखा है यहाँ पे देखिए, MSG बॉक्स स्टाइल डॉट इन्फॉर्मेशन। ये है क्या चीज़, आपको समझने के लिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराने के बाद में लास्ट में जो आ रहा है ना, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है इन्फॉर्मेशन वाला। यस सर। तो इस प्रकार के साइन देने के लिए VB.NET में ना हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के स्टाइल होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टाइल है कौन सा, इन्फॉर्मेशन। इसके बाद होता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब वो जो उल्टा आई होता है ना, आश्चर्य सूचक चिन्ह जिसको बोलते हैं अपन। तो अगर आप एक्सक्लेमेशन लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। इसको भी आपको दिखा देते हैं। दिखा एक्सक्लेमेशन साइन? यस सर। ओके और ओके। तो इतने में किसी का कोई सवाल? नो सर। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल से ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया लाइव क्लास चल रही, समझ लीजिए। आपके यूट्यूब में तो ये वीडियो आने ही वाला है, मैं डाल दूंगा और आपको लिंक भी भेज दूंगा। तो अगर कुछ चीज़ भूल जाते हैं आप लोग तो वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है भाइयों? यस सर। यस सर। तो ये था आपकी क्लास का आज जो हमारा लेक्चर था, वो किस लिए था, सबसे मेन इनपुट बॉक्स को समझना, इनपुट कैसे लेते हैं और मैसेज बॉक्स के द्वारा आउटपुट को कैसे देते हैं। और रही बात इन स्टाइल्स की, मैसेज बॉक्स के अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो अब जब अपने को कोई एरर मैसेज देना होगा, ठीक है, किसी को मान लो अपने को वार्निंग मैसेज देना है, एरर मैसेज देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को अपन क्या बोलते हैं, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल है ना। ये जैसे क्रिटिकल है तो क्रिटिकल में क्रॉस बन के आ जाएगा, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपका क्वेश्चन मार्क साइन आ जाएगा। अब जैसे आपको ये मतलब दर्शाना है कि हो क्या रहा है, ये आपके सॉफ्टवेयर को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है, आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाते जाएंगे ना, कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब अपने को क्या है, इस तरीके के जिस प्रकार के मैसेज बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार के मैसेज बॉक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रैक्टिस होते जाएगा ये। तो ये सिर्फ शुरुआत है मैसेज बॉक्स का। और लिस्ट ऑफ मैसेज बॉक्स, मतलब मैसेज बॉक्स को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी मतलब इंटरनेट में जाओ और मैसेज बॉक्स ऑफ VB.NET सर्च करो, इसका पूरा डिटेल आपको किसी भी जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है, लिखा रहेगा आपके सामने कि अपन सबसे पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज देते हैं कि क्या आपको छापना है, फिर उसके बाद में इतनी सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं कि कितने बटन चाहिए, क्या टाइटल होगा, हेल्प फाइल देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये इसका बहुत सारा क्या दिया हुआ है, बटन्स के पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, एक्सक्लेमेशन दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एक्सेट्रा। समझ में ही बात? यस सर। तो वापस आ जाते हैं अपन विंडोज़ फॉर्म के शुरुआत में कि कल अपन ने सीखा कि विंडोज़ फॉर्म अपन कैसे बनाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विथ विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में काम कैसे किया जाता है। तो
क्लास को ज़्यादा, लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको इन टॉपिक्स को समझा देता हूँ, ये जो लिखे हुए हैं ना, क्योंकि इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विजुअल स्टूडियो में काम कैसे किया जाता है, ये एक टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है कि क्रिएटिंग अ .NET सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, सिंपल फॉर्म्स क्या होते हैं, यहाँ तक मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासेस में अपन MDI फॉर्म अभी छोड़ेंगे, फिर वापस आ जाएंगे विंडोज़ फॉर्म के अंदर में कंट्रोल क्लास, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में आगे की क्लासेस में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन। तो आज अपन ये सीखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो में काम कैसे किया जाता है और .NET सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो आफ्टर 2 लेक्चर अपन ने कल क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि भाई फॉर्म के कुछ इवेंट्स होते हैं, वो अपन ने देखा। आज की क्लास में अपन ने देखा कि इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अपन फिर शुरू से शुरू करेंगे कि ये जो VB.NET है ना, विजुअल स्टूडियो .NET है, इस पूरे विजुअल स्टूडियो के IDE में काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपने मन में सवाल ये आता है कि IDE होती क्या है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IDE। तो ये IDE जो है, आप कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो। कोई भी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग C++ के लिए देव C++ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप देव C++ ओपन अगर करोगे, वेट फॉर अ सेकंड, तो ये देव C++ की IDE है जो मैं खोल रहा हूँ आपके सामने में। तो ये IDE का मतलब होता क्या है आखिर। IDE का मतलब होता है यहाँ पे सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, एक साथ आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप सोर्स कोड लिखते हो, सोर्स कोड लिखने के बाद यहीं से आप इसको कंपाइल भी कर लेते हो, यहीं से आप इसको रन भी कर लेते हो। ऐसे ही होता है ना भाई, एक ही जगह पे सारे काम हो जाते हैं ना, कॉपी करना, पेस्ट करना, सोर्स कोड बनाना, उसको रन करना, कंपाइल करना वगैरह वगैरह। तो ऐसी इस प्रकार के विंडो को अपन विंडो ना बोल के क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, IDE बोलते हैं। समझ में आया भाई लोग, हाँ नहीं बोलोगे जी? यस सर। Yes, sir. सर। तो ये IDE जो है, हम लोग कौन सी IDE पढ़ रहे हैं, विजुअल स्टूडियो की IDE पढ़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अपने को पूरा डिटेल चाहिए इसका कि विजुअल स्टूडियो की IDE में आखिर क्या होता है। तो ये जो IDE है आपको सबसे पहले ऐसा दिखाई देता है, और मैं इसको बेहतर है कि इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और बंद करके दोबारा चालू करके दिखाता हूँ आपको कि जब आप विजुअल स्टूडियो को चालू करोगे, ठीक है, तो ये आपका स्टार्टअप स्क्रीन आ जाता है जिसमें सबसे पहले स्टार्ट पेज दिखाई देता है। इस स्टार्ट पेज में आप एक नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो पुराने प्रोजेक्ट को, या फिर आप ऑनलाइन अगर कोडिंग कर रहे हो तो आप टीम फाउंडेशन सर्वर के साथ कनेक्ट होके अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर आपका रिसेंटली अभी अपन ने किस पे काम किया है उसके बारे में यहाँ पे नाम दिखा रहा है। जैसे अभी अपन काम कर रहे थे TCC MSM में, तो आप यहाँ रिसेंट में जाके भी कर सकते हो। यही चीज़ आपको मेन्यू बार में मिल जाएगी, फाइल मेन्यू बार में, कि रिसेंट कौन सा प्रोजेक्ट आप खोलना चाहते हो, यहाँ से खोल लो जाके, या फिर आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, या फिर आप कोई रिसेंट फाइल को ओपन करना चाहते हो तो वो यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपको स्टार्ट पेज में दी हुई हैं वही चीज़ आपको यहाँ फाइल मेन्यू में भी दी है। और फाइल मेन्यू में आपको सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर विजुअल स्टूडियो से बाहर निकलना है, या सभी चीज़ों को सेव करना है, या किसी चीज़ को क्लोज करना है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये पहला चीज़ समझ में आया, स्टार्ट पेज। यस सर। Yes, sir. और इस स्टार्ट पेज को अगर आप दोबारा नहीं देखना चाहते, मतलब ये आप मान लो आखिरी बार देखना चाहते हो उसको, तो यहाँ नीचे में एक तो ऑप्शन दिया रहता है क्लोज पेज आफ्टर प्रोजेक्ट लोड। तो आप इसको चेक कर दो, तो जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट लोड होगा ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट लोड करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये जो पेज है ना बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ या पुराना जो सॉल्यूशन है उसको ओपन करूँगा, तो ये जो स्टार्टअप पेज है ना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट विंडोज़ आपको दिखाई देती हैं, जैसे फॉर्म विंडो है, ये पहला फॉर्म विंडो। आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स को ओपन कर सकते हो, और जिसमें आपको जाना है तो यहाँ का फॉर्म का आपको टैब्स दिखाई देते हैं। जैसे गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स आप खोल सकते हो, वैसे यहाँ पे भी आप बहुत सारे फॉर्म्स को खोल सकते हो। तो ये हो गया आपका कौन सा विंडो, फॉर्म वाला विंडो हो गया, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट पोर्शन, यस सर। Yes, sir. तीसरी चीज़ है जो डिपेंडेंट होती है, जब तक आप फॉर्म को नहीं खोलोगे तब तक वो चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये टूल बॉक्स विंडो है। इस टूल बॉक्स विंडो में
विजुअल स्टूडियो के जितने भी प्रकार के टूल हो सकते हैं जिनको आप अपने फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो, तो फॉर्म एक प्रकार का कंटेनर होता है जहाँ पे आप सारे कंट्रोल्स को लाके ड्रैग करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हो। जैसे हमने तो अभी खाली 2 से 3 कंट्रोल लाए हैं, जैसे कि लेबल कंट्रोल और बटन कंट्रोल, लेकिन इसके अलावा इसमें इतने सारे कंट्रोल्स हैं कि आप इतने सारे तो पढ़ भी नहीं सकते। मतलब इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम ये नहीं है कि इतने सारे कंट्रोल्स के नाम देखना, हमारा काम सिर्फ इतना है कि भाई हमारे सिलेबस में, चाहे हम BCA कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो कंट्रोल के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, रिच टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, केवल इन कंट्रोल्स पे अपन कंसंट्रेट करें, फोकस करें। और इन बटन्स की आप जैसे ही इसको लेके आओगे, लाने के बाद में इस टूल बॉक्स विंडो के बाद में जो नेक्स्ट आपका विंडो है वो है आपकी प्रॉपर्टीज़ विंडो। ये भी यहाँ पे रहती है। अगर आपको ये नहीं दिखाई देती तो मैंने आपको बताया कि आप व्यू में जाके टूल बॉक्स विंडो हो या फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ विंडो हो, दोनों को आप यहाँ से लाके बंद या चालू कर सकते हो। जैसे गलती से किसी ने या जानबूझ के किसी ने इसको क्लोज कर दिया तो आप ढूंढोगे कि मोर प्रॉपर्टीज़ विंडो कहाँ गिरी, तो ढूंढे की जरूरत नहीं है, सीधा व्यू बटन में क्लिक करो और वापस से टूल बॉक्स विंडो को आप ले आओ, ठीक है। ये टूल बार है और ये टूल बॉक्स है, तो ये आपका टूल बॉक्स आ गया, देन आपका प्रॉपर्टीज़ विंडो भी वापस आ गया। तो ये दोनों विंडो समझ में आई, ये भी IDE के ही हिस्से हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। देन आपका आता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो पहले जब VB.NET शुरू में आया तो इसको प्रोजेक्ट बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदल के इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक प्रकार का सॉल्यूशन आप बना रहे हो, है ना, एक आप समाधान बना रहे हो। तो इसलिए विजुअल स्टूडियो ने नया जो आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो C++ में उसको अपन सोर्स फाइल बोलते हैं और VB.NET में उसी को अपन ने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में जितने प्रकार के भी आपके फॉर्म्स हैं, कंसोल के हों या फॉर्म हो या क्लास हो या मॉड्यूल्स हो, वो सब के सब आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई देते हैं। मतलब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे फाइल्स को यहाँ से देख सकते हो। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो हो गया। आप इसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 10, 20, 25 जितने भी फॉर्म है वो ऐड होते जाएंगे, आपको दिखते जाएंगे। ये भी क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा ये आपके कुछ टूल बॉक्सेस हैं, इसको अपन टूल बॉक्स बोलते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा, ये क्या है, आपका टूल बॉक्स हो गया। और ये आपका मेन्यू बार हो गया, ये आपका टाइटल बार हो गया ऊपर वाला, और ये कंट्रोल बॉक्स हो गया, और नीचे में आपका स्टेटस बार दिख रहा है, ठीक है, कि आप चलाने के लिए रेडी हो कि नहीं। टूल बॉक्स के द्वारा आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पे, मतलब ये बाकी चीज़ें तो हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको हमेशा जिस नाम का आपका सॉल्यूशन है, जैसे देखिए सॉल्यूशन का नाम है TCC MSM, उसी नाम का आपको यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज़ दिखेगा। अगर यहाँ पे आप इसका नाम नहीं दोगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट नेम होता है ना, फॉर्म एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका पूरा जो प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाई देगा। तो आपने एक असेंबली बनाई है, असेंबली मतलब सभा को बोलते हैं अपन, तो ये पूरे लोगों की सभा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। फॉर्म 1 भी है इसमें और फॉर्म FRMIO भी है, करेक्ट है? यस सर। अब जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं ना राजनीति पार्टी में, तो वहाँ पे अपन लोकसभा विधानसभा होता है, और वैसे ही लड़के लोगों की मंडली होती है। तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कैसे भाई कहाँ चली मंडली तुम्हारी, इस तरीके से अपन बात करते हैं। वैसे ही ये जो आपको फॉर्म 1 और FRMIO दिख रहा है, ये भी मंडली है। किसकी मंडली है भैया? इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मंडली है, और इस मंडली का नाम क्या है, BCA। जैसे तुम्हारी क्लास का नाम BCA है, वैसे इस मंडली का नाम क्या लिखा हुआ है, असेंबली नेम TCC MSM। इस असेंबली के अंदर में वो सारी फाइल्स होंगी जो आपने बनाई है। क्लियर हुआ ये भी? यस सर। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखाता हूँ कि जब आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से भी जा सकते हो, तो यही विंडो आपके सामने खुलेगा। मतलब इस प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए आपको प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से क्लिक करने के बजाय आप डायरेक्टली इस सॉल्यूशन में भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करोगे तो भी आपका यही प्रॉपर्टीज़ खुलेगा, ठीक है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये कहाँ से हुआ है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करिए, फिर जाइए आप डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव किया है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर में एक फ़ोल्डर होता है विजुअल स्टूडियो 2012,
फिर यहाँ से आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर में, ये एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखाते जा रहा है, दिस पीसी डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 2012, फिर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है, देखिए TCC MSM है। यस सर। अब हमने ये समझा अभी तक कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन फाइल बनी है और केवल 2 फॉर्म है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर में कितनी सारी फाइल्स इसने क्रिएट करके रखी हैं और कितने सारे फोल्डर्स बना के रखे हैं। फॉर्म 1 एक आपका विंडो फॉर्म है, एक है form1.vb, एक है फॉर्म 1 का डिज़ाइनर। ये 3 अलग अलग फाइल आपको दिखाई तो दे रही होंगी, भले कितने भी KB की हो। तो इसका मतलब ये हो है कि जब भी आप VB.NET में एक फॉर्म क्रिएट करते हो उसके साथ साथ उसके 2 पंटर लोग साथ में आ जाते हैं, पूरी की पूरी मंडली साथ में आ जाती है। जैसे मनीष कहीं गया तो उसके साथ में चंद्रकांत और तरुण जो है खड़े हो जाएंगे, हम लोग भी इसके साथ में है बोल के। आया समझ में? यस सर। तो ये पूरी की पूरी मंडली है इसकी। किसकी मंडली है ये? TCC MSM की। तो इसमें जितने ज़्यादा फॉर्म्स आप बनाते जाओगे उतनी सारी फाइल्स क्रिएट होती जाएंगी। और अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कहीं उठा के ले जाना चाहते हो तो इस बात को याद रखना कि आपको पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी करना है और लेके जाना है। केवल अगर आप फॉर्म 1 को कॉपी कर लोगे ना और सोचोगे कि मेरे कंप्यूटर में चल जाएगा तो नहीं चलने वाला, क्योंकि ये अकेला सक्षम नहीं है, इसके साथ साथ पूरी की पूरी असेंबली जानी पड़ेगी। आया समझ में? यस सर। मतलब इसका ये भी है कि अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर में आपको चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा फोल्डर आपको उठा के देना पड़ेगा इस सॉल्यूशन के साथ में। यस सर। तब जाके जब आप इसको ओपन करोगे ना अपने कंप्यूटर में सॉल्यूशन फाइल को, तभी ये लोड होगा आपके कंप्यूटर में पूरे फॉर्म के साथ में। करेक्ट? आ गई बात समझ में? यस सर। तो वापस अपन चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। ये था आपका असेंबली नेम का मतलब, इतना लंबा चौड़ा। फिर आता है अपन टारगेट फ्रेमवर्क में। ये टारगेट फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो .NET में जब अपन काम करते हैं तो ये थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको मैं कि .NET जब सबसे पहली बार आया तो उसका नाम .NET था। फिर .NET जब दूसरी बार आया तो उसका नाम .NET 2.0 हो गया, फिर 3.0, फिर 3.5, ऐसा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हो गया है? 4.5 तक। अभी लेटेस्ट जो .NET चल रहा है वो मेरे ख्याल से 6 चलना चाहिए। ठीक है, आप इसको गूगल करोगे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा आपको, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, और यहाँ पे आप लेटेस्ट देख लो कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। तो ये चल रहा है अभी कौन सा? 4.7.2 चल रहा है। यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे आप तो आपको दिख जाएगा कि लेटेस्ट .NET कौन सा चल रहा है ना? तो अभी लेटेस्ट चल रहा है 9 अगस्त 2022 का 4.8.1। आई बात समझ में? यस सर। तो हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। मतलब देखिए, इसीलिए मैंने 2012 को चूज़ किया क्योंकि इसमें आप जो भी बनाओगे ना विंडोज़ 11 में बहुत आराम से चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाबा आदम ज़माने में आप जाओगे ना सन 2000 के आसपास में, तो उस टाइम का प्रोजेक्ट बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। उस टाइम की मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि बाद में एंड्रॉयड आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई तो काफ़ी एडवांस हुई, डेवलप हुई चीज़ें, इसलिए आप सबसे लेटेस्ट पे काम करो। ठीक है, फिर आपका स्टार्टअप फॉर्म तो आपको पता ही है, जैसे स्टार्टअप कंसोल एप्लीकेशन होता है वैसे स्टार्टअप फॉर्म होता है। तो आप किससे अपना प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, ये होता है स्टार्टअप फॉर्म। तो ये 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जो मैंने आपको बताया, और ये सब चीज़ें जो है समय समय पे आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे अपन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद में अब अंत में आपको बता रहा हूँ मैं क्या, विजुअल स्टूडियो की आईडी क्या होती है। ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, व्हाट इज़ विजुअल स्टूडियो आईडी। तो आप इसको चलो गीक्स फॉर गीक्स से ही जाके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको जवाब में क्या मिलेगा देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ये एक प्रकार का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल मतलब अपन माउस से काम कर लेते हैं इसमें। कंसोल बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल के एप्लीकेशन बना सकते हो, वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। और इसके यहाँ पे इवोल्यूशन दिए हुए हैं कि ये सबसे पहले आया था 1997 में और अभी 2017 जो है वो भी चल रहा है और आगे बढ़ते रहता है। इसके 3 प्रकार के एडिशन आते हैं। एक कम्युनिटी एडिशन आता है, कम्युनिटी एडिशन पे ही अपन काम कर सकते हैं जो फ्री होता है। ठीक है, बाकी आपको खरीदना पड़ता है। जैसे प्रोफेशनल एडिशन है तो आप इसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इंटरप्राइज एडिशन मतलब कोई कंपनी अगर खरीदती है तो आप इंटरप्राइज एडिशन चला लो। 3 ही प्रकार के इसके एडिशन आते हैं।
तो आप ऐसी जगह से जाके विजुअल स्टूडियो का आईडी क्या होता है उसका एक छोटा सा डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। इस डायग्राम को देख लो, समझ में आ जाएगा कि ये कोड एडिटर विंडो है, ये आउटपुट विंडो है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये प्रॉपर्टीज़ है। तो थोड़ा थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए कहानी? यस सर। तो ये आपका खत्म होता है ये वाला टॉपिक। कौन सा वाला? वर्किंग विथ विजुअल स्टूडियो, क्रिएटिंग अ डॉटनेट सॉल्यूशन आपका अगला टॉपिक है। तो डॉटनेट सॉल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ शुरू से, कि आप फाइल में जाते हो, न्यू प्रोजेक्ट में जाते हो और यहाँ पे आप सॉल्यूशन का नाम लिख देते हो। तो इस तरीके से आप क्रिएट करते हो क्या? एक नया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको किस प्रकार का क्रिएट करना है? फॉर्म वाला करना है या कंसोल वाला करना है? दो ही प्रकार के सॉल्यूशन आपको बनाने हैं इस पूरे BCA में। बाकी सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। आया समझ में? यस सर। और अब VB.NET से थोड़ी सी दोस्ती हो गई आप लोगों की? यस सर। यस सर। मतलब पहले लगता था ना कि है क्या चीज़, समझ में नहीं आता है, तो अब थोड़ा सा समझ में आने लग गया आप लोग को ना? यस सर। तो भाई मोगेम्बो खुश हो गया। वीडियो रिकॉर्ड